फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग या फिर रासायनिक बंध के बारे में। अब हमें जानना है कि रासायनिक बंध होती क्या चीज़ है। तो रासायनिक बंध क्या चीज़ होती है? हमारे पास किसी भी दो मॉलिक्यूल या फिर किसी भी रसायन के अंदर, किसी भी केमिकल के अंदर वो केमिकल एक साथ है। वो क्यों एक साथ है? क्या है उसके पास ऐसा कि वो लोग एक साथ हैं? तो वो क्या चीज़ होती है? हमारे पास कोई आकर्षण बल है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो है क्या चीज़ कि वो लोग एक साथ हैं। तो वो क्या चीज़ है आपके पास? वो है आपके पास एक बंध या फिर बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड। तो कोई भी रसायन जो एक साथ, अगर आपको सॉल्ट दिख रही है, सॉल्ट मतलब घर का ही नमक देख लो आप, तो नमक में क्या है? वो नमक एक साथ क्यों है? हमारे पास में कौन कौन से Na और Cl एक हमारे पास क्या थे? एलिमेंट थे। ये एक साथ क्यों है ना? तो ये एक साथ क्या चीज़ है इसमें एक साथ रखने वाली? ये इसको एक साथ रख कौन रहा है? इसको एक साथ रखता है हमारे पास बॉन्ड या फिर बंध। ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड होती क्या चीज़ है? ये क्या है? एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? बंध कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? बॉन्डिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हमको समझे, अब बॉन्डिंग होती ही क्यों है? बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए? किसी भी मॉलिक्यूल को या फिर एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए क्या होती है हमारे पास? बंध बनता है। अब देखो, स्टेबल क्यों करेगा कोई भी चीज़? स्टेबल करता है वो अपने आप को एनर्जी लॉस करके। तो जब ये याद रखना, जब कोई बंध बनता है तो ये क्या करता है? अपनी ऊर्जा या फिर एनर्जी को रिलीज करता है। जब कभी भी क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल साथ में आ रहे होंगे तो ये क्या करते हैं? जो इनके पास एनर्जी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जिन भी रसायन में, जिन भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर जिन भी रिएक्शंस में एनर्जी निकलती है, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं जिन रिएक्शन में एनर्जी का यूज़ होता है या फिर वो एनर्जी को अवशोषित करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, जिन भी अभिक्रिया में क्या होता है? एनर्जी की खपत होती है या फिर एनर्जी को अवशोषित किया जाता है, उन अभिक्रिया या फिर उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आपको दो बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि कोई भी मॉलिक्यूल बंध क्यों बनाता है? अपने को स्टेबल करने के लिए। क्या करने के? अपने को अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब स्थिरता होती है या फिर कभी कोई बॉन्ड बनता है तो क्या लिबरेट होती है? क्या निकलता है वहाँ से? एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और जिस भी अभिक्रिया में एनर्जी निकलती है, ज़्यादातर अभिक्रिया में क्या होता है? एनर्जी निकलती है। तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिनमें एनर्जी का क्या होता है? अवशोषण होता है या अवशोषित होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे, हमारे पास साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि बॉन्ड बनेंगे कैसे, किस तरीके से आप बॉन्ड बना सकते हो क्या। और हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम था कौशल और लुइस। इन्होंने हमारे पास दिया है एक टाइप का लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट लॉ या फिर ऑक्टेट रूल। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ बंध बनाती है या बॉन्ड बनाती है तो उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या होने चाहिए? होने चाहिए। अब जैसे अगर मेरे पास कोई भी चीज़ एक बॉन्ड बना रही है, Cl2 का बनाते हैं हम, तो क्या होगा? Cl और Cl। तो लुइस ने क्या कहा कि आप सबसे पहले आपका काम क्या होगा? इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना? डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? आपको इसके बाहर, इसके चारों ओर जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रखना। आप तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने नंबर पे आता है? ये 17 पे आता है। अब 17 पे लगाओ, कितने आ जाएंगे? 2, 8, 7। तो जो 7वां वाला एलिमेंट होगा जो उसके क्या आएगा? बाहर आएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। वैसे इस क्लोरीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाएगा और ये क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाएगा।
आप देखो गिनो, इसके 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसके 8 कंप्लीट। तो लुईस और कॉसल ने यही कहा था कि जब आपके पास कोई एक बॉन्ड बनता है या फिर बॉन्ड बनता है जब आपके पास, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के फिर उस एलिमेंट के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो ये किसने कहा था, लुईस ने और कॉसल ने कहा था। और कौन सा रूल दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। अभी कंपटीशन के हिसाब से डॉट स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं, पर ये कह सकता है कि हमारे पास ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो ये कौन थे हमारे पास, कॉसल और लुईस थे। अब नेक्स्ट, कॉसल और लुईस के जो हमारे पास ऑक्टेट रूल दिया था, उस ऑक्टेट रूल के कुछ 3 क्या है हमारे पास, ड्रॉबैक हैं। तो वो 3 ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक था इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमारे पास जो इसका ऑक्टेट था, जो भी इसका ऑक्टेट था उसमें कितने नहीं, 8 नहीं भरे जा रहे थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा था ऑड इलेक्ट्रॉन और लास्ट था एक्सपेंडेड। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ये ड्रॉबैक क्या थे। सबसे पहला हमारे पास कौन सा था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का था, और उसी के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या करोगे, सबसे पहला था जिसमें क्या नहीं होगा, जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं BF3 का एग्जाम्पल। तो बी देखो, बी मतलब बोरॉन। बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। तो 2 और 3 इसके बाहर बढ़ जाएंगे, 1 2 और 3। एफ है, एफ पे कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7। यहाँ पे भी लगाओ एफ, ये 7 करेगा, 7। यहाँ पे भी एफ, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इसके तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जब आप बोरॉन के गिनोगे तो उसके कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो कहा क्या गया था ऑक्टेट रूल के हिसाब से, इसके चारों ओर कितने होने चाहिए थे आपके पास, 8 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हुए हैं आपके पास, 6 हुए हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया है, ड्रॉबैक हो गया है कि यहाँ पे क्या नहीं हुआ था हमारे पास, ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल था आपके पास, जो दूसरा था, जो हमारे पास सम नंबर के क्या रहे थे, जो विषम नंबर के क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। तो वो कैसे करके देखो, हमारे पास NO है, तो N के पास बाहर सेल में कितने होते हैं, 1 2 3, ऑक्सीजन के 2। तो ये 2 तो बॉन्ड बनाएंगे, बाकी N पे आता है हमारे 7 नंबर पे 2 और 5, 3 4 और 1 5। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 ही आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे क्या आ रहे हैं, एक एलिमेंट पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 7 कैसी संख्या है हमारे पास, विषम संख्या है। तो यहाँ पे कैसा है, ये विषम इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया हमारे पास, एक्सेप्शन हो गया। आप इस एक्सेप्शन को इसके अंदर भी डाल सकते हो कि हमारे पास 8 कंप्लीट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, जो लास्ट आपके पास होता है एक्सपेंडेड वाला, तो PCl5। तो लगा लो, P के चारों ओर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे। वैसे Cl भी क्या करेगा, 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये कुछ हो गया। अब देखो कितने हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आने कितने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे। कितने जा रहे हैं, 10 आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 8 की जगह ज़्यादा आ गए। तो ये जो हमारा एक्सेप्शन था वो कम के लिए था, ये विषम के लिए था, और ये किसके लिए था, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये था आपके पास ऑक्टेट रूल। अब हम जानेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में और कुछ बॉन्ड के बारे में। हमारे पास 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आयनिक बॉन्ड और दूसरा आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो आप जानते हो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास क्या होती है, शेयरिंग होती है। लेकिन वही आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास ट्रांसफर होता है चार्ज का। मतलब Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन। और इनके बीच में जब ये चार्ज यहाँ न्यूट्रल होगा, या एक का चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ये एक बंध बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बंध। ठीक है। और दूसरा हमारे पास शेयरिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में बोलेंगे कि तू भी ले ले, ये बोलेगा तू भी ले ले, और यहाँ पे जो बंध बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको हम थोड़ा सा जल्दी आगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना है।
अब हमारे पास ये दो आपको समझ में आ गए। अब आयनिक बॉन्ड को लेके आपको ध्यान रखना है, जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसा इनका बॉन्ड होगा, जैसा इनका बंध होगा किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का, उनका मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु क्या होते हैं हमारे पास, हाई होते हैं। अगर बॉन्ड अच्छा नहीं है तो उसका जो ये बिंदु बनेंगे वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और जिसका बहुत अच्छा है, इनके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा तो इनके बिंदु क्या बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगी पानी और इथेनॉल के लिए, ठीक है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 करीब होता है, ठीक है। वहीं हमारे पास जो दूसरा होता है पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 57 डिग्री सेल्सियस है उसका मतलब आप क्या समझोगे कि जो हमारे पास इथेनॉल है उनके बीच का बॉन्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, इसके बीच का बॉन्ड अच्छा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमारे पास अगर कभी बोला जाएगा कि आपको बॉन्डिंग ऑर्डर में लगाना है तो कैसे लगाओगे, जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है वो कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु क्या होते हैं हमारे पास, बहुत हाई होते हैं। वही कोवलेंट के क्या होते हैं, लो होते हैं। ये एक हो गया हमारे पास, कोवलेंट के क्या होते हैं, लो होते हैं। वहीं दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड, ये जो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन होंगे, जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब मैं कह रही हूँ जो नमक होगा, है ना, जो आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे बनाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। मैंने कहा ज़्यादातर ठोस होते हैं। वहीं ये तरल व गैस में आएंगे। और आपको ये आखिरी में एक बार ध्यान रखनी है, जो हमारे पास आयनिक बंध होते हैं ये अपनी तरल स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेज में क्या कर सकते हैं, जो हमारी विद्युत है या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। इतनी आपको ध्यान रखनी है। अगर इन दोनों के बीच में आपको कभी डिफरेंस पूछा जाता है या फिर वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कैसे इन दोनों में को किसी भी दो कंपाउंड्स को कैसे बता सकते हो कि ये आपके पास सॉलिड, ये लिक्विड है, या फिर ये क्या आपके पास आयनिक बंध बना रहा है, या फिर ये कैसा बना रहा है, कोवलेंट बंध बना रहा है। अब आयनिक बंध को समझाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जो है फजान। कौन है, फजान। फजान ने बोला कि कोई भी आयनिक बंध पूरा का पूरा क्या नहीं होता है हमारे पास, पूरा का पूरा प्योर मतलब शुद्ध रूप में आयनिक नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर किसके आ जाते हैं, कोवलेंट के आ जाते हैं। तो कोई भी आयनिक बंध क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। कोई भी जो आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो प्योर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्योर नहीं होता है। तो ये बोलने वाले कौन थे हमारे पास, फजान थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारे पास आयनिक के बारे में था। अब कोवलेंट के बारे में बताने, मतलब जो आप पूरा इस चैप्टर पढ़ोगे वो कोवलेंट के बारे में पढ़ोगे। तो कोवलेंट को पढ़ने से हमको ये जानना है सबसे पहले कि कोवलेंट की जो बॉन्डिंग बनती है वो किस तरीके से बनती है। अब जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको बताने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक हमारे पास थ्योरी आती है, वो होती है VBT थ्योरी। क्या कहते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस थ्योरी ने हमको ये बताया था, इस थ्योरी के जो हमारे आउटकम्स थे वो क्या थे कि हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। और यहाँ पे से हमको ये भी पता चलता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब हमारे पास कोई दो ऑर्बिटल हेड टू हेड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, हेड टू हेड मिलते हैं। तो ये क्या बनता है हमारे पास, सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनता है। ये बहुत अच्छा बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ये मजबूत होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं जो हमारे पास पाई टाइप के बॉन्ड बनते हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास, जो हमारे पास पैरेलली बनते हैं, एक्सियल पोजीशन में बनते हैं। कैसे बनते हैं, पैरेलल बनते हैं, समांतर में बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, वीक होते हैं। किसकी अपेक्षा, हमारे सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। बस अगर पेपर में ये आता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन सा ज़्यादा मजबूत है, तो कौन सा होता है हमारे पास, सिग्मा। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के कारण क्या होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये जो हल्के होते हैं या फिर वीक होते हैं बॉन्ड, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक का आना, ठीक है।
अब हमारे पास ये तो आपने जान लिया। अब ये कहाँ कहाँ होता है आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास S और S में, P और P में, P और P भी तो हेड टू हेड मिल सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होगा, P पाई में, D पाई में, P पाई D पाई में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जनरली हमारे पाई में बनते हैं, जो हमारे पास बड़े ऑर्बिटल्स हैं वहाँ बनते हैं, जबकि हमारे पास कहाँ बनते हैं, जो छोटे से ऑर्बिटल हैं हमारे पास वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके बारे में था। अभी आपको ये गिनना सीखना है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास कहीं पे सिंगल बॉन्ड होगा तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड, और कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई। वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा और जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो याद रखना, हमको गिनने के लिए आता है कितने सिग्मा कितने पाई किसी मॉलिक्यूल में। अगर एक है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा। डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा दो पाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, वो थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी। वीडियो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो जो नेक्स्ट है आपके पास वो है आपके पास वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये क्या है हमारे पास, आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो क्या होती है, वी से होगी वैलेंस, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, सेल पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि हम लोगों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कैसा अट्रैक्शन होता है, जिस कारण मेरी ज्योमेट्री कुछ अलग हो जाती है या फिर मेरा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो वैसे कि हमको किसके बारे में बताते हैं, हम लोगों के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि आप जो कंपाउंड ऐसा बना रहे हो उसको ऐसा क्यों बना रहे हो। CH4 को हम ऐसे ही बनाते हैं बाद में, ऐसा क्यों, हम लोगों ने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, कि जैसे हम 9th-10th में बनाते थे हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, हमने इसको ऐसा ही क्यों बनाया। तो ये कौन बताते हैं हमें, वेस्पर थ्योरी बताती है। और वेस्पर थ्योरी यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये देती है कि हमारे पास जो लोन पेयर रिपल्सन होता है, क्योंकि रिपल्सन थ्योरी थी ना, रिपल्सन की थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और उसके बाद सबसे कम जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये किसने कहा था, वेस्पर थ्योरी ने कहा था कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उसके बाद थोड़ा सा कम, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ज़्यादातर हमको जैसे वेस्पर ने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो VBT पढ़ी उसने क्या बताया कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। उसके बाद वेस्पर पढ़ी तो वेस्पर ने हमको क्या बताया कि हम लोग जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होंगे। अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है ये बताती है कि ज्योमेट्री कैसी होगी, और यहाँ पे आप बनाओगे एक चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट से हम समझेंगे किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देख लो, हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन को S से बताते हैं तो हम लिखेंगे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस अगर उसमें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होगा और माइनस उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। यहाँ से याद रखना मोनोवैलेंट क्या होते हैं, वैसे एटम या वैसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी एक होगी। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, जिनकी वैलेंसी एक होती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास मोनोवैलेंट कहलाते हैं। वैसे डाइवैलेंट क्या कहलाएंगे, जिनकी वैलेंसी 2 होगी, ट्राइवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होगी, और टेट्रावैलेंट जिनकी वैलेंसी 4 होगी। तो वो हमको किससे पता चलता है, उसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे रखने हैं उन एलिमेंट्स को, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी पहले हम चार्ट बनाएंगे फिर उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले चार्ट किस हिसाब से बनेगा, आप लिखोगे यहाँ पे H की वैल्यू जो आ रही है आपकी, उसके बाद यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री आ रही है, अब उसके बाद यहाँ पे उसका शेप क्या होगा, शेप या फिर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, वेस्पर थ्योरी ने बताया था। अगर H की वैल्यू 2 आएगी, H की वैल्यू 2 आएगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP।
3 आएगी तो sp2, 4 आएगी sp3। देखो 2 थी यहाँ पे तो एक s आ गया, एक p आ गया। 3 था, एक s हमेशा एक ही आता है, p 2 आ गए। 4 आ गई sp3। अब आपको पता है 3 के सिर्फ कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, सिर्फ 3 ऑर्बिटल हमारे पास b के होते हैं। अब हमारे पास जो 5वां आएगा वो क्या आएगा, sp3 और d, और जो 6वां आएगा वो आएगा sp3d2। ऐसे आपके पास आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने ये तो समझ दिया। अब शेप, जो हमारे पास 2 होता है उसका शेप कितना होता है हमारे पास, उसका शेप होता है हमारे पास लीनियर। और इसके एग्जाम्पल भी लिखते जाओ, CO2, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। वहीं जो sp2 होगा इसका बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये कैसा बनता है हमारे पास, BF3 आपने देखा है, तो B 1 2 3 F BF3, 120 का हमारे पास क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। sp3 सब जानते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कौन बनाता है, CH4 बनाता है, इसका एंगल होता है 109, जो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। sp3d5 बनाता है हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडिकल, ये बनाता है आपके पास PCl5, जिसमें 2 एक्सियल पोजीशन पे लगते हैं। PCl5 का देखो आप स्ट्रक्चर, 2 हमारे पास एक्सियल पोजीशन में C लगते हैं, अब बाकी 3 इक्वेटोरियल पोजीशन में लगते हैं। तो ये आपके पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल पिरामिडिकल का। अब आपके पास आ जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर, क्या आएगा, पिरामिडल PYR। हाँ, इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर आएगा होता है ऑक्टाहेड्रल। तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो कैसा बनता है, इसका एग्जांपल है SF6। तो SF6 कैसे बनता है आपके पास, आप यहाँ पे देखना, SF6 बनता है, क्या रहता है, S बीच में 1 2 3 4, F F F और F, बाकी 2 लग जाएंगे आपकी एक्सियल पोजीशन पे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है आपके पास, SF6 का स्ट्रक्चर। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MOT, जो हमें किस किस के बारे में बताती है। अब देखो, हमने इससे पहली क्लास में, जो लास्ट क्लास कभी भी देखी हुई है हमने, जो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास एलिमेंट्स के, अबव ने क्या बताया था कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिसको उसने 2 पार्ट में बांटा है। 14 से कम इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, 14 से इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कुछ अलग होगी। ठीक है, 14 से कम और 14 से ज़्यादा का। इसके बाद इन्होंने, यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है मॉलिक्यूलर डायग्राम से, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ये किसी के बीच में, किसी 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कैसा बन रहा है, सिंगल डबल हाफ, कैसा बॉन्ड बन रहा है। और इस बॉन्ड ऑर्डर से आप ये बता सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल इस दुनिया में बन सकता है ये मॉलिक्यूल या नहीं बन सकता है। जैसे आप जानते हो He2 नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, हीलियम गैस का 2 बन नहीं सकता है। तो आप इसका प्रूफ कैसे दोगे, तो इसका प्रूफ ये देते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो 0 आता है। अभी निकालना सीखेंगे कैसे करके निकालते हैं। जो लास्ट है ये हमें बताता है मैग्नेटिज्म के बारे में, इसका चुंबकीय बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक। जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। और जो क्या करता है, रिपल करता है, वहाँ से हटता है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे करके क्या निकालेंगे।